राज्याचा जो मुख्यमंत्री होणार आहे तो शिवशाहीच्या सरकारचा तुमच्या समोर नतमस्तक होणार असेल, दिल्लीच्या पाया पडणारा नसेल, हे सुद्धा मी आज तुम्हाला मी सांगतो. घोटी की सभा से निकले हैं उद्धव ठाकरे घर की ओर, क्योंकि 10 बजे चुनाव प्रचार खत्म होता है. उद्धव जी ये बताइए कि शिव स्मारक को शिवाजी महाराज का स्मारक है, सरकार बनाना चाहती है. बाला साहब ठाकरे ने विरोध किया है कि इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. सरकार कब बनाना चाहती है? बाला साहब का जो मुद्दा है वो तोड़ मरोड़ कर सरकार रखना चाहती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि उनके हाथ में अभी कुछ बचा नहीं है. बाला साहब का जो कहना है कि 5 साल पहले यही सरकार बात कर रही थी कि हम शिवाजी महाराज जी का स्मारक बनाएंगे समुद्र में, तब उन्होंने अनुमान लगाया कि 100 करोड़ रुपए खर्च आएगा. 5 साल हो गए, 5 साल बीत गए, तब ना ही कांग्रेस को याद आ गई शिवाजी महाराज जी की और ना ही राष्ट्रवादी को याद आ गई शिवाजी महाराज जी की. 5 साल तो बीत गए, अब उनको याद आ गई अरे हमने पिछले बार तो उल्लू बनाया था लोगों को, अब इस वक्त भी बनाना चाहिए, नहीं तो लोग पूछेंगे क्या हो गया. तो चलो क्या करें, जल्दबाजी करके उन्होंने कुछ स्केचेस वगैरह बनाए और अब बताया उन्होंने कि 450-500 करोड़ रुपए खर्च आएगा. बाला साहब का यही मुद्दा है कि आप बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, शिवाजी महाराज तो हमारे दैवत है, देवता है और कभी भी हम ना नहीं कह सकते, लेकिन 5 साल पहले जो एक काम 100 करोड़ में होने वाला था, अब आपने नहीं किया, गलती आपकी है, कसूर आपका है, गुनाह आपका है. 5 साल ऐसे ही चले गए और जो काम 5 साल पहले 100 करोड़ में होने वाला था, आज के दिन उसकी कीमत आप लगा रहे 400-500 करोड़ रुपया. उस स्मारक में सिर्फ महाराज जी का स्मारक नहीं रहेगा, आसपास जो सारी बातें होगी उसे बाला साहब विरोध कर रहे हैं. ये टूरिस्ट स्पॉट, एक उसमें एक पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए. शिवाजी महाराज का स्मारक बनना चाहिए, एक बनना चाहिए, उसे बाला साहब ने विरोध नहीं किया है. जिस काम के लिए 100 करोड़ रुपए में जो काम होने वाला था, जैसे तरह की वांद्रे वरली श्रीलिंग ब्रिज 600-650 करोड़ में वो होना चाहिए था. 10 साल बीत गए, जो 600-700 करोड़ में होने वाली बात थी, आज उसके लिए 1700 करोड़ लगाए और वो भी आधा काम हो गया. आपके मुताबिक कैसे स्मारक होना चाहिए? हर कोई जो वहां जाए वो नतमस्तक होना चाहिए. सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट है वहां, ऐसे नहीं होना चाहिए. लोग आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए. वो महाराज जी का स्थान होगा तो वहां एक पवित्रता होनी चाहिए. उद्धव जी ये बताइए कि लोड शेडिंग के बारे में आप सरकार को ब्लेम करते हो, लेकिन 95 में जो सरकार थी आपने डुबो दिया जो एनरॉन का प्रोजेक्ट था वो, और उसी के ऊपर से जो लेट हुआ है लोड शेडिंग मामला जो है वो शिवसेना बीजेपी की वजह से ही हुआ है. 1 यूनिट बिजली नहीं बन पाई है, ऐसा आरोप कांग्रेस एनसीपी कर रही है. पूरे दुनिया में सिर्फ एनरॉन एक ही कंपनी है जो बिजली का उत्पादन करती है और हमारी सरकार जो थी अब जाने के बाद 10 साल हो गए, अब 4-5 दिन में हमारी सरकार वापस आ रही है. 10 साल बहुत लंबा समय होता है, आपने क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाया? सीलिंग हमने बनाया, MMRDA का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा है, कारपोरेशन में शिवसेना है, बीजेपी है, इसके वजह से वो कुछ काम नहीं करते. अच्छा हो गया, तो इसका मतलब है मुंबई का जो सब बात उन्होंने बिगाड़ डाली है तो उसकी जिम्मेदारी वो ले रहे क्या? MMRDA के काम के कारण मुंबई में जो बाढ़ आती है तो वो पाप उन्हीं का है. अब उन्होंने मान लिया, राज्य में महानगर है, उनकी जो म्युनिसिपालिटी है, महापालिका है, उनको अधिकार मिलने ही चाहिए और हम देखे रहेंगे. MMRDA का क्या करेंगे? MMRDA को भी एक लिमिट होगी, लेकिन सिर्फ MMRDA ही नहीं, MMRDA तो है, MSRDC है और इसके साथ साथ केंद्र की कुछ संस्था है. ये सारे लोग ऐसे करते हैं कि मान लो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है तो बिना पूछे वो काम करते हैं और जो कुछ होता है वो भुगतना पड़ता है म्युनिसिपालिटी को. उत्तर भारतीयों को आप इसलिए नजदीक कर रहे हो, यानी आपका जो मुंबई मराठी का मुद्दा जो तो था शिवसेना का, वो इसलिए आपने दूर रखा कि आपको सत्ता चाहिए. 92-93 में जब घमासान हुआ था मुंबई में, तब शिवसेना अगर नहीं होती तो मुंबई बचती नहीं, तो वो लोग सारे भूल गए. उत्तर भारतीयों को अगर आप तूल देते हो तो मुंबई में जो लोग आ रहे हैं वो संख्या तो बढ़ती रहेगी. बिल्कुल. और एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि बाहर से जो लोग आते हैं, कहां से आते हैं? क्या वहां सरकार नहीं है? तो वहां की सरकार क्या कर रही है? वहां की सरकार अगर नाकामयाब है, वहां के लोग अगर मजबूरी से घर छोड़ रहे हैं, पहली बात तो कोई भी अपनी खुशी से घर नहीं छोड़ता, बहुत ही दुखी होता है. घर छोड़ते वक्त बहुत ही कष्ट होता है मन को, और ऐसी स्थिति में जब कोई घर छोड़ता है तो उनके गुनहगार वहां की सरकार है. आप हमें कैसे कसूर समझते हैं?
क्यों नहीं वहां की सरकार काम करती? क्यों नहीं वहां की सरकार अपने लोगों को घर में अच्छी तरीके से कुछ सुविधा देती? पानी क्यों नहीं? आप तो कहते हो कि मुंबई में लोग नहीं आने चाहिए, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो रुकना चाहिए, ऐसे बार बार कहते आ रहे हैं आप, परप्रांतियों के लोंडे नहीं आने चाहिए। लेकिन इसके साथ जो बरसों से बस रहे हैं, कुछ लोग तो, कुछ परिवार तो मेरी जानकारी में ऐसे हैं जो 100 साल से रह रहे, 80 साल, 50 साल, 25 साल, और अच्छी मराठी बोलते हैं। उनके दादा परदादा कभी मुंबई में आए थे, उसके बाद अब उनकी वो दूसरी या तीसरी पीढ़ी मुंबई में है और अच्छी मराठी बोलते हैं। ये जो लोग हैं वो मुंबई कर हो गए। लेकिन आज मतलब अभी हम बात कर रहे हैं और कोई मुंबई में आ रहा है और आकर झोपड़ी बांध रहा है, तो फिर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो तकलीफ होगी, परेशानी होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जी आप महाराष्ट्र घूम रहे हो 5 साल से, विदर्भ के गांव खेड़े में जाते हो, शेगांव की सभा हो, नागपुर की सभा हो, या फिर ये बड़ी सभा में जाते हैं, तो ग्रामीण लोकसभा में भी देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में शिवसेना बढ़ी है, लेकिन शहरों में वो कम हुई है। अब पता चलेगा आपको शहरों में कम कैसी हुई है। मुंबई महापालिका तो हम ही जीते, उस वक्त भी माना जा रहा था कि शिवसेना हार जाएगी। 6 के 6 सांसद आए मुंबई से, लेकिन दिल्ली में भी तो कांग्रेस और एनसीपी, दिल्ली में भी तो कांग्रेस जीती। थोड़ी सी एक बात माननी चाहिए कि एक तो थोड़े से लोग बहकावे में आए, जरूर आए, जो लोग अब वापस आ रहे हैं, अब उनको गलती का एहसास हुआ है। और दूसरी बात यह है कि रूरल और अर्बन ऐसा एक विभाजन हो गया, ऐसा एक विभाजन हो गया। और वो तो बात थी देश की। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त लोगों ने पसंद किया होगा कांग्रेस को, लेकिन अब उनके घर की बात आई है। और खास कर 10 साल महाराष्ट्र के अपनी आयु के 10 साल खत्म हो गए। थर्ड फोर्स को भी आप हवा दे रहे हो, ऐसा अशोक चौहान ने भी कहा है, कांग्रेस ने कहा है, एनसीपी ने कहा है, तो फिर आप क्यों नहीं देते? और क्या सबूत है आपके पास कि थर्ड फ्रंट को हम हवा दे रहे? एक सिंपल सीधी बात मैं कहता हूं, रामदास जी आठवले थर्ड फ्रंट में है। रामदास जी आठवले पहले कहां थे? कांग्रेस के साथ थे, फिर पवार साहब के साथ रहे। पिछले मतलब आज जो चुनाव हो गए ये 2009 के, उसके पहले का जो कार्यकाल था, उन्होंने अपना समर्थन दिया था एनसीपी और कांग्रेस को। 5 साल हो गए, शरद पवार जी और कांग्रेस ने आठवले जी को ये कहते रहा, उनके साथ रखा था कि आज हम आपको मंत्री बनाएंगे, कल मंत्री बनाएंगे, परसों मंत्री बनाएंगे। न जाने कितने नए नए लड़के लोग आके मंत्री बनकर चले गए। क्या उन्होंने काम किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आठवले जी बेचारे एक आशा लेके बैठे कि अरे भाई कल मंत्री बनूंगा, परसों मंत्री बनूंगा और तीसरे दिन मंत्री बनूंगा, नहीं हुए। और पिछले चुनाव में उनको ऐसा चुनाव क्षेत्र दिया गया जहां से वो हार गए। आपकी कारपोरेशन में सरकार है, यानी महानगर पालिका में आपकी सत्ता है, एक भी वार्ड ऑफिसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक भी नगर सेवक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पास पावर नहीं है, या फिर आप करना नहीं चाहते? बिल्कुल, इसलिए मैंने जो बात कही ना कि हमारी सरकार आने के बाद महापालिका में जो हमारे पार्षद है, नगर सेवक है, महापौर है, उनको अधिकार दिए जाएंगे। आज जो है, आज सब दिखावा चल रहा है। अहम सवाल, राज ठाकरे ने पार्टी क्यों छोड़ी? ये सवाल आप गलत आदमी को पूछ रहे हैं। जिन्होंने पार्टी छोड़ी उन्हीं को पूछना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी ने उनको नाम दिया, जिस घर ने उनको प्यार दिया, तो वो घर उन्होंने क्यों छोड़ा और वो पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ी? उस पार्टी में बड़े होते समय तक नहीं लगा कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, उस घर में बड़े होते समय तक नहीं लगा उनको कि ये घर अच्छा नहीं है। तो ये इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। अगर वो फिर से शिवसेना में आना चाहे तो? मुझे नहीं लगता कि इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। जोश के साथ उद्धव ठाकरे चुनावी महाभारत की जंग लड़ रहे हैं। उनके साथ शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के पिताश्री है, लेकिन सामने है राजनीति के दिग्गज शरद पवार, विलासराव देशमुख, अशोक चौहान और उनका खुद का ही खून राज ठाकरे। अब देखना यह है कि चुनावी महाभारत की जंग कौन जीतता है। कैमरामैन रंजन के साथ विलास अठोले, TV9।